Hello everyone, today we are going to discuss part 2 of paper code BPSC 132 Indian Government and Politics। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सर्च कोड का ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे BPSC 132। अब यहाँ पे देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे जो भी आपका मीडियम है आप वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लें। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज करके क्या है, ठीक है, गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट, क्लास and politics. So the relationship between caste, class and politics is very close and complex, especially in Indian society. यानी कि जो आपका रिलेशनशिप है कास्ट, क्लास और पॉलिटिक्स के बीच का वो बहुत ही क्लोज है और कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। These three factors influence each other. ये जो तीनों फैक्टर हैं ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और शेप करते हैं सोशल लाइफ को और पॉलिटिकल बिहेवियर को। कास्ट एंड क्लास। सो कास्ट आपकी क्या है, एक ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है जो कि आपके बर्थ पे बेस होता है। ये डिसाइड करता है एक पर्सन के सोशल स्टेटस को, ऑक्यूपेशन को और सोशल रिलेशन को। क्लास ऑन द अदर हैंड ये आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस होती है, जैसे कि इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड प्रॉपर्टी। इन थ्योरी अगर देखा जाए तो कास्ट और क्लास है वो दोनों ही डिफरेंट है, बट इन प्रैक्टिस दे आर क्लोजली लिंक्ड। ट्रेडिशनली हम देखते हैं जो अपर कास्ट हैं वो कंट्रोल करते हैं आपके लैंड, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, सो दे ऑल्सो बिलोंग टू हायर इकोनॉमिक क्लासेस। जो आपके लोअर कास्ट होते हैं वो मोस्टली पुअर होते हैं एंड दे वर्क एज लेबरर्स और पेजेंट्स। देयरफॉर जो कास्ट है कास्ट ऑफन डिसाइड क्लास पोजिशन, यानी कि कास्ट की वजह से हमारी जो क्लास की पोजिशन है वो भी डिसाइड होती है। सो हाउएवर विद मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कुछ लोग हैं फ्रॉम द लोअर कास्ट उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव किया है, leading to some separation between caste and class. Caste in politics. So caste plays an important role in politics. जो हमारी कास्ट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है पॉलिटिक्स में, स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे कि इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये कास्ट ग्रुप को कंसिडर करती हैं जब ये अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं एंड फॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज। वोटर्स क्या करते हैं, कभी कभी उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं जो उनकी खुद की कास्ट से होते हैं, ये बिलीव करके कि वो लीडर्स क्या हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। सो इस वजह से क्या होता है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो जाती है, वेयर कास्ट आइडेंटिटीज आर यूज टू गेन पॉलिटिकल पावर, यानी कि कास्ट आइडेंटिटी को यूज किया जाता है ताकि हम पॉलिटिकल पावर को गेन कर सकें। एट द सेम टाइम जो पॉलिटिक्स है उसने हेल्प किया है लोअर कास्ट को टू गेन द रिप्रेजेंटेशन। सो पॉलिसीज जैसे कि रिजर्वेशन हो गया एजुकेशन में, जॉब्स में और लेजिस्लेचर में, इसकी वजह से पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हुई है और पार्टिसिपेशन अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्लास एंड पॉलिटिक्स। क्लास का जो है इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पे। ठीक है, जो लोग होते हैं हायर इकोनॉमिक क्लासेस से, ठीक है, उनके पास क्या होती है, बेटर एक्सेस होता है एजुकेशन, मीडिया और पॉलिटिकल नेटवर्क्स में। तो इस वजह से क्या है, दिस हेल्प्स देम पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन पॉलिटिक्स। Poorer classes usually focus on issues like employment, wages, food security and welfare schemes. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने पॉलिसीज को डिजाइन करती हैं एंड इलेक्शन प्रॉमिसिंग कीपिंग क्लास इंटरेस्ट इन माइंड। सो मूवमेंट्स जैसे कि रिलेटेड होते हैं जो फार्मर्स से, वर्कर्स से और फिर अर्बन पुअर से, दे शो द कनेक्शन बिटवीन क्लास एंड पॉलिटिक्स। इंटरैक्शन ऑफ कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिक्स। सो जो आपका कास्ट और क्लास है वो दोनों ही क्या करता है, हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करता है। बहुत सारे जो कास्ट के ग्रुप होते हैं वो एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं टू डिमांड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। ओवर टाइम हमें ये देखने को मिला है जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो एक
मीन्स बन रही हैं फॉर द लोअर कास्ट क्लासेस टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ पॉलिटिकली एंड डिमांड राइट, यानी कि द कास्ट आइडेंटिटीज हैव बिकम अ मीन्स फॉर लोअर क्लासेस टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ पॉलिटिकली एंड डिमांड राइट्स। थस पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाय कास्ट एंड क्लास, जो पॉलिटिक्स है आपकी वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होती है कास्ट और क्लास से, बट इट ऑल्सो चेंजेस देम बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल मोबिलिटी। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कास्ट, क्लास और पॉलिटिक्स हैं, ये क्या है, तीनों ही डीपली इंटरकनेक्टेड है। कास्ट हमारी क्लास पोजिशन को इन्फ्लुएंस करता है, क्लास हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करता है, एंड पॉलिटिक्स हमारे कास्ट और क्लास रिलेशनशिप को रीशेप करता है। So while caste-based politics has both positive and negative effects, it played a significant role in increasing political participation and promoting social equality in modern India. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे क्या है, आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the nature of rich peasants and farmers movements in India. ठीक है, so the agrarian movement have played an important role in Indian politics and society. agrarian movement से क्या किया है, ठीक है, जो भी मूवमेंट आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्होंने क्या किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में। among these the movements led by rich peasants and farmers are significant, यानी कि अग्रेरियन मूवमेंट्स में से वो मूवमेंट्स जो कि रिच पेजेंट्स और फार्मर्स ने लेड किए हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। रिच पेजेंट्स आर दोज फार्मर्स हु ओन रिलेटिवली लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। रिच पेजेंट्स कौन होते हैं आपके, जो कि एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ओन करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स को यूज करते हैं एंड प्रोड्यूस मेनली फॉर द मार्केट। जो उनके मूवमेंट्स से उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, जो उनके मूवमेंट्स हैं वो डेवलप हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो फोकस करते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पे जो कि एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। Meaning of rich peasants and farmers movements. So rich peasants or farmers movements are organized efforts by prosperous farmers to protect and promote their interest. यानी कि जो ये rich peasants और farmers movements था ये एक organized effort था by the prosperous farmers to protect and to promote their interest. ये जो movement था ये revolutionary नहीं था in nature, इंस्टेड दे वर्कड विद इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे थे और मेथड्स को यूज किया, जैसे कि रैलीज हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, रोड ब्लॉकेज हो गए एंड नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट। मेन फीचर्स ऑफ द मूवमेंट, इकोनॉमिक डिमांड्स। सो जो मेन फोकस था इन मूवमेंट्स का वो था इकोनॉमिक। सो फार्मर्स क्या करते थे, दे डिमांडेड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स, रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, इरिगेशन हो गए एंड बेटर एक्सेस टू क्रेडिट। तो इस वजह से क्या है, उन्होंने अपोज भी किया हैवी टैक्सेशन को, जो कि एग्रीकल्चर पे वो हैवी टैक्स लगाते थे उसको भी इन्होंने अपोज किया। रीजनल एंड कास्ट बेस्ड नेचर, जो ये मूवमेंट्स है ये ऑफन रीजनल थे कैरेक्टर में। दे वर स्ट्रॉन्ग इन स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में। बहुत सारे जो मूवमेंट्स थे वो लेड हुए बाय द डोमिनेंट एग्रेरियन कास्ट सच एज जाट्स, मराठास, पाटीदार्स, वोकालिगास एंड कामांस। थस कास्ट प्लेड एन इनडायरेक्ट रोल इन मोबिलाइजेशन। कास्ट ने भी क्या किया, आपका एक इनडायरेक्ट रोल प्ले किया मोबिलाइजेशन में। लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो जो लीडरशिप थी वो यूजुअली दे केम फ्रॉम द एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल फार्मर, यानी कि जो भी इन्फ्लुएंशियल और एजुकेटेड फार्मर्स थे उनके हाथों में लीडरशिप थी। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, क्षेत्रकारी संगठन एंड वेरियस स्टेट लेवल फार्मर्स यूनियंस, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बहुत सारे यूनियंस का क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। लीडर्स ने क्या किया, पीसफुल मेथड्स को यूज किया, बट समटाइम्स उन्होंने अडॉप्ट किया प्रेशर टैक्टिक्स ताकि वो अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, जो फार्मर्स मूवमेंट थे दे एक्टेड एज प्रेशर ग्रुप्स रादर देन पॉलिटिकल पार्टीज। उनका जो एम था दैट वाज नॉट टू कैप्चर द पावर, बट उनका एम था कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करें इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। सो हाउएवर इन सम केसेस फार्मर्स लीडर्स लेटर एंटर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि बाद में क्या हुआ, कुछ कुछ केसेस में जो फार्मर लीडर्स थे वो क्या हुआ, आपके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। यूज ऑफ डेमोक्रेटिक मेथड्स, so these movements largely followed democratic and non-violent methods such as strikes, demonstration and negotiation। जो ये movements थे इनमें largely हमें democratic और non-violent methods को देखने को मिलता है। ठीक है, उन्होंने non-violent methods को follow किया था, जैसे कि strikes हो गए, demonstrations हो गए और negotiations हो गए। उन्होंने mass mobilization का use किया to pressurize the state। nature and impact,
तो जो ये मूवमेंट था ये रिफॉर्मिस्ट था एंड इशू बेस्ड था, नॉट रेडिकल। ये मेनली बेनिफिट करना चाहते थे मिडिल और रिच पेजेंट्स को रादर देन लैंडलेस लेबरर और स्मॉल फार्मर्स। स्टिल दे सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अग्रेरियन इश्यूज टू द नेशनल एजेंडा। गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया बाय इंक्रीजिंग एमएसपी। ठीक है, गवर्नमेंट ने एमएसपी को इंक्रीज कर दिया, सब्सिडीज प्रोवाइड किए एंड अनाउंसिंग द लोन वेवर्स। इन कंक्लूजन we can say that the rich peasants and farmers movements in India were organized, यानी कि जो ये मूवमेंट था ये ऑर्गेनाइज थे, डेमोक्रेटिक थे और इकोनॉमिक थे नेचर में। दो लिमिटेड इन सोशल स्कोप, यानी कि जो सोशल स्कोप था इनका बहुत ही लिमिटेड था, बट दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स वॉइसेस इन द इंडियन डेमोक्रेसी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So the directive principle और DPSP are an important part of Indian Constitution। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके पार्ट 4 में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइडलाइंस देते हैं गवर्नमेंट को कि लॉज कैसे बनाने हैं, पॉलिसीज कैसे बनाने हैं। इनका जो मेन एम होता है वो होता है कि ये एस्टैब्लिश करें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द कंट्री और एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करें। ठीक है, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो आइडल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए जब वो किसी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, विच मीन्स अगर सिटीजन्स कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि अगर DPSP इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो क्या है, सिटीजन्स कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। हावेवर दे आर मॉरली बाइंडिंग, ये क्या होते हैं, मॉरली बाइंडिंग होते हैं एंड गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड होती हैं कि ये वर्क करें टुवर्ड्स अचीविंग देम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPSP, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPSP आर, पहला है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, to improve the standard of living of people, to protect environment, culture and public health। ये जो सारे हैं ये सारे क्या हैं आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं DPSP के। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एम करते हैं टू अचीव द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। ये इंक्लूड करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दैट इज आर्टिकल 39, राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड, free legal aid for the poor, protection of workers and children। Second is Gandhian principles। ये जो प्रिंसिपल ये इंस्पायर हुए थे आपके महात्मा गांधी के आइडियाज से। सो ये फोकस करते हैं ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड मोरल वैल्यूज। ये आपके इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ये आपके आर्टिकल 40 में है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, प्रोहिबिशन ऑफ काउज एंड कैटल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये फोकस करते हैं आपके मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडियाज पे। ठीक है, ये इंक्लूड करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज आर्टिकल 44, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं एक की रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। बहुत सारे जो लॉज और स्कीम्स हैं जैसे कि मनरेगा हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, फिर लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये सारे आपके बेस्ड हैं DPSP पे। ये हेल्प करते हैं हमें टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका क्या है, सोल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कि ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स के द्वारा, बट दे गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये एम करते हैं टू क्रिएट अ जस्ट, इक्वल एंड ह्यूमन सोसाइटी। देयरफॉर DPSP क्या है, DPSP आर एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन and functions of the councils of minister। So the council of minister is one of the most important parts of the executive system in India। जो आपके council of minister होते हैं ये क्या होते हैं, आपके बहुत ही important part होते हैं, one of the most important part होते हैं executive system का। ये help करते हैं president को in running the administration of the country। in reality जो council of ministers होते हैं they exercises the real executive power, और जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इट इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ये कंसिस्ट करता है आपके प्राइम मिनिस्टर का एंड अदर मिनिस्टर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. सो जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं दे आर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर. ये चार्ज लेते हैं ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं और कैबिनेट मीटिंग्स को रेगुलरली अटेंड करते हैं. ठीक है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स में वर्क इंडिपेंडेंटली और असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी असिस्ट कर सकते हैं. जब उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है तो उन्हें स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को हैंडल करना पड़ता है. अदरवाइज ये क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कामों में सपोर्ट करते हैं. डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं. ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स को असिस्ट करते हैं इन देयर ड्यूटीज. एट प्रेजेंट ये जो पोस्ट है ये रेयरली यूज होती है. ठीक है. सो ऑल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा. ठीक है. दैट इज द लोअर हाउस. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं दैट कैन नॉट एक्सीड 15% of the total strength of the लोक सभा. फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये आपके सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. पॉलिसी मेकिंग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है डिसाइड करते हैं नेशनल पॉलिसीज को रिलेटेड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर. एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके ये कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और इंश्योर करते हैं कि जो लॉज और पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू सिविल सर्वेंट्स. लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ द बिल्स इन पार्लियामेंट. ये गाइड करते हैं द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड इंश्योर करते हैं पैसेज ऑफ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन. फाइनेंशियल फंक्शंस, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये आपके यूनियन बजट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. ये आपके टैक्सेस को प्रपोज करते हैं और डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को. ठीक है. और मैनेज करते हैं कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को. एडवाइजरी रोल टू द प्रेसिडेंट, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं ये आपके एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इवन दो जो एडवाइस होती है वो फॉर्मली दी जाती है बट इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. कोऑर्डिनेशन, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू अचीव स्मूथ गवर्नेंस. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये कनेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को और इंश्योर करते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है. यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.